आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अपने इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है और आज का हमारा इस पाठ का ये प्रथम भाग है। हमारे आज के इस भाग का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जल ही जीवन है और आज से प्राचीन काल में भी हमेशा जल ही हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। जैसे कि आज भी यदि जल ना हो तो जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार आज से हजारों साल भी पूर्व भी जल ही हमारी जीने का आधार था। उस समय अनेकों नगर और अनेकों सभ्यताएं वहीं विकसित हुई जहाँ पर हमारी प्रमुख नदियाँ थीं। विश्व में जहाँ जहाँ नदियाँ थीं वहीं वहीं मानव अपना बसाव करता चला गया और सभ्यता की ओर बढ़ता गया, अर्थात उसने अपने को वहीं पर विकसित किया और सिद्ध किया कि हम सभी सभ्य समाज को आगे ले जाने में सक्षम हैं। तो इसी बात को आज का हमारा ये पाठ सिद्ध करता है। किस प्रकार आज से हजारों साल पूर्व एक विशाल नदी के किनारे हमारे देश में एक सभ्यता का विकास हुआ। तो आज के इस भाग में हम क्या क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। इसमें कौन कौन से नगरों की प्राप्ति हुई, हमें कहाँ कहाँ पर नगरों की प्राप्ति हुई और उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थीं, इस बारे में हम अपने आज इस भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, इस तथ्य को जानेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता भी थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या क्या अपनी दैनिक क्रियाएं करते थे, उनका भोजन, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कारीगरी या वो किस क्षेत्र में महारत हासिल रखते थे, इस बारे में हम अपने आज इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के काम धंधे क्या थे, अर्थात उनके रोजगार के क्या साधन थे, इस बारे में हम अपने आज के इस हड़प्पा सभ्यता के पाठ में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय व व्यापार की क्या स्थिति थी, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार नष्ट हुई, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो आरंभ करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। आप जैसे कि स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे होंगे, 2 मूर्तियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जो धातु की बनी हुई है और पत्थर की भी बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं इस मूर्ति को, ये माता देवी की मूर्ति है और इस तरफ देख रहे हैं ये भी हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। विश्व में नदियों के किनारे अनेकों सभ्यताओं का विकास हुआ। 2500 वर्ष पूर्व भारत में सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई और इसको हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या धरोहरें हमें प्राप्त हुई खुदाई के दौरान, ये हम जानते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रथम पाठ में इतिहास में जाना था कि खुदाई के दौरान हमें अनेक पुरातत्व स्थलों की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार खुदाई के दौरान हमें यहाँ की सभ्यता की धरोहरों की भी प्राप्ति हुई है और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें मिले जिनसे हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। 1921 में जब खुदाई की गई तो पंजाब प्रांत में एक स्थान ऐसा लगा, एक नगर, पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था और वहाँ पर ऐसे अनेक अवशेष मिले जिससे कि ये पता चला कि एक संपूर्ण सभ्यता, एक संपूर्ण नगर सभ्यता यहाँ पर विकसित थी। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक एक गांव और भी मिला। नगर ही नगर, अर्थात अनेकों नगर, जैसे जैसे खुदाई की गई उस संपूर्ण क्षेत्र में अनेकों नगरों की प्राप्ति हुई। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। 1921 में भारत और पाकिस्तान सम्मिलित रूप से था, इसलिए कुछ क्षेत्र उस समय खुदाई के दौरान जो आज पाकिस्तान में है उनकी भी प्राप्ति हुई। भारत में कहाँ कहाँ ये स्थान प्राप्त हुए, इनमें रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस सभ्यता से संबंधित ये सभी पुरा स्थल हैं, अर्थात
ये सभी प्राचीन स्थलों से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पूरा स्थल तो आप जानते ही हैं, प्राचीन स्थल, जहाँ से हमें ऐसे अवशेषों की प्राप्ति हुई है कि तत्कालीन समाज के बारे में हमें भली भांति जानने का मौका मिला है। अब आपने यहाँ पर एक शब्द देखा, मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। समय रेखा, हम किसी भी समय को कैसे जानते हैं, इतिहास में उस समय को इंगित करने का कैसे पता चलता है? तो आप ये स्केल देख रहे हैं पीछे, हम इसको ईसा मसीह के जन्म से जानते हैं। अर्थात जैसे आज आप किसी भी तारीख को, किसी भी दिनांक को कैलेंडर से जानते हैं और समय को घड़ी के द्वारा जानते हैं, उसी प्रकार ये एक ऐसी विधा बनाई गई जिससे कि हम प्राचीन इतिहास की जानकारी को अपनी पुस्तकों के माध्यम से या आंकड़ों के माध्यम से दर्शा सकें। हमने कैसे इन आंकड़ों को संग्रहित करना है, आइए जानते हैं इस बारे में। आप ये देख रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के वर्षों को BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तकों में ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। इतिहास में इन शब्द को समय से जोड़ा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को AD इससे आपको या ईस्वी के माध्यम से दर्शाया जाता है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म को हमने शून्य माना है और उनके जन्म के बाद के वर्षों को शून्य के आगे की गिनती से, जैसे 1, 2 या आज का 2020, अर्थात ईसा मसीह के जन्म को 2020 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये हमने इसको हम इसीलिए हम 2020 ईस्वी में बोलते हैं, जो कि हमारा वर्तमान वर्ष भी है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जितने भी वर्ष हैं उसको हम ऋणात्मक रूप में आगे बढ़ते हैं, जैसे 0, 1 ईसा पूर्व लिखते हैं। अगर 1 ईसा पूर्व वर्ष लिखा जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पूर्व की ये घटना है। तो आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, 0 से 100 BC और 0 से 500 BC, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व की घटना या 500 वर्ष की पूर्व की घटना। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों की घटना, जैसे 700 AD, 2000 AD और 2018 AD। तो जब भी इस तरीके की कोई भी दिनांक आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखी मिले तो आपको यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये घटना कितनी प्राचीन है या ये कब की घटना है। तो आपको समय रेखा के माध्यम से ये पता चलेगा कि हमारी हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। अब आप इस स्केल को देखिए, इसमें देखिए 2500 से 1520 इस समय के मध्य में ईसा पूर्व समय में हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के 2500 से 1520। और जैसा कि हमने अभी जाना, ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के वर्षों को हम गिनकर पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समय का क्या था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई। ये 2500 से 1520 से 2500 के मध्य में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता जब सिंध प्रांत में खुदाई की गई, सिंधु नदी के किनारे, तो हमें वहाँ से बहुत अत्यंत प्राचीन नगर के नगर मिले। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, मध्य में सड़क है और ये गलियाँ बनी हुई हैं और उसके आसपास कुछ इमारतों और भवनों के अवशेष हैं। और इस रंगीन चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसी चित्र को रंग भरकर दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं मध्य में नाली बनी हुई है और उसकी सफाई की जा रही है और आसपास ये भवन नुमा इमारतें आपको दर्शाई गई हैं। ये सभी खुदाई के दौरान हमको अवशेष मिले हैं और हमने ये अनुमान लगाया कि ये पूर्व में ऐसे दिखते होंगे। तो हमें उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं जानने को मिली, आइए जानते हैं उनके बारे में। जब खुदाई हुई तो जो भी अवशेष प्राप्त हुए उनमें सड़कें चौड़ी तथा छोटी छोटी सड़कें एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। जैसे कि आज आप देखते हैं मानचित्र के माध्यम से आप देख पाते हैं कहाँ पर मुख्य मार्ग है और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी गलियाँ या सड़कों से नगर बसाए जाते हैं। उसी प्रकार सोचिए, हजारों वर्ष पूर्व इसी प्रकार के नगर बसाए गए जिनमें सड़कों और गलियों को इसी प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर थीं और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। आज के बहुत से आपने गांव में देखा होगा, बहुत सी गलियां और सड़कें व्यवस्थित नहीं होती हैं, वो
घुमावदार होती हैं। लेकिन सोचिए, इतने प्राचीन समय में इतनी अच्छी सुव्यवस्थित सड़कें बनाई गई थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ भी बनी थीं। प्रत्येक घर की नाली जाकर बड़े नालों से मिल जाती थी और उन नालियों में हल्की सी ढलान भी होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसलिए आप सोच सकते हैं कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे और इन सभी छोटी छोटी बातों का कितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया था। तो इन नगरों की ये विशेषताएं आपको आश्चर्य में जरूर लाती होंगी कि इतने वर्षों पहले भी हम कितने सभ्य थे। और सभ्यता की प्रमुख निशानी है कुशल, अच्छे तरीके से हर चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखना। आप जैसे कि एक भवन का चित्र देख रहे हैं, आयताकार बड़ी बड़ी इमारतें थीं, कुछ छोटे और कुछ 2 मंजिला घर भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर के मध्य में एक आंगन तथा आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर की भी व्यवस्था थी। शौचालय तथा स्नान घर का भी उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। आप देख पा रहे हैं चित्र में, सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ना। 2 मंजिला मकान में इन सीढ़ियों को भी हमें खुदाई के दौरान प्राप्ति हुई है। पक्की ईंटों की ऊंची दीवारें भी बनी होती थीं। इसलिए हमें ये ज्ञात हुआ है कि ईंटें पकाने के लिए उस समय भट्टियाँ अवश्य रही होंगी, तभी तो ये पक्के मकानों की प्राप्ति हमें हुई है। और क्या क्या मिला हमें खुदाई के दौरान? हड़प्पा वासियों ने अनाज इकट्ठा करने के लिए गोदाम भी बनाए थे। आप देख रहे हैं चित्र में, मोहनजोदड़ो से एक हमें अवशेषों से, जब हमने खुदाई की तो वहाँ के अवशेषों से हमें एक गोदाम के भी अवशेष मिले हैं, जो आप देख पा रहे हैं। ये एक अनुमानित चित्र है कि ऐसा गोदाम के जो हमें अवशेष मिले, जब गोदाम रहा होगा तो इतना विशाल और भव्य रहा होगा। और स्नानागार की भी प्राप्ति हुई है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये एक विशाल स्नानागार हमें मिला है। मोहनजोदड़ो से इसकी प्राप्ति हुई है और इसके किनारे चारों तरफ कमरे भी बने होते थे। तो अब आप जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण में कितने कुशल थे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जब भवन निर्माण में इतने कुशल थे तो उनका रहन सहन भी उच्च स्तर का होगा। उनके मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में चावल, गेहूँ, जौ ये उनका मुख्य भोजन था। और वस्त्रों में वो सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किस प्रकार की फसलें वो उगाते थे उस बारे में जानते हैं। गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल ये मुख्य फसलें हड़प्पा वासियों के द्वारा उगाई गई हैं। इनके अवशेष हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊँट आदि की प्राप्ति हमें वहाँ से हुई है, यानी इनके कंकाल हमको खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं और जिससे ये सिद्ध हुआ है कि इन पशुओं को वो लोग पाला करते थे। ये लोग आभूषणों के भी बहुत शौकीन थे। जैसे कि ये सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार ये आभूषणों का प्रयोग करते थे। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ मनके के आपको आभूषण दिख रहे होंगे, है ना। ये आज के आभूषणों के सदस्य। चन्हूदड़ो से मनका बनाने का भी कारखाना प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो एक स्थान है और वहाँ से मनका बनाने के कारखानों के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। अब सोचिए उस ज़माने में मनका बनाया जाता था। मनका का अर्थ होता है मोती। आप देख रहे हैं ना कितने सुंदर ये मोती के आभूषण हैं। कौन कौन से आभूषण है ये? हार, पाजेब जिसको हम पायल कहते हैं, बाली, कंगन, अंगूठी, इन सब के अवशेष भी हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं, इतने सभ्य लोग हैं तो किसी न किसी धार्मिक देवी देवता को अपना आराध्य मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना करते होंगे। तो खुदाई से देवी की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आप मूर्ति देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, हिमाद्री देवी की मूर्ति है। एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। उसके चारों ओर कई जानवरों की आकृतियाँ भी हैं। आप देख पा रहे हैं इस चित्र को। इस चित्र से हमें ये पता चलता है कि भैंसे के सींग का चित्र है, मतलब सिर भैंसे का है और उस पर सींग भी लगे हुए हैं और उसके चारों ओर बहुत सारे जानवर बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली हैं। जब खुदाई हुई तो कुछ मोहरों की प्राप्ति भी हुई और उन पर कुछ पत्तियां सदस्य या कुछ सांप जैसी आकृतियां मिली, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो भी पशु प्रेमी या पक्षी प्रेमी थे और उनको भी अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करते थे।
ये वनस्पति प्रेमी भी थे, तभी तो पत्तियों की आकृतियाँ इन्होंने मोहरों पर उकेरी होंगी। और पीपल को तो आज के समय में भी पूजनीय माना जाता है। तो उस समय के लोग भी वनस्पति और जानवर प्रेमी होते थे। हड़प्पा सभ्यता की इन आस्था की 4 मुख्य विशेषताएं क्या थीं? मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, अर्थात ये लोग पशुओं को भी अपना आराध्य मानते थे। काम धंधे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या क्या काम करते होंगे उस समय जिससे उनका जीविकोपार्जन होता था, आइए जानते हैं उसके बारे में। खुदाई में तांबे और कांसे से बनी कुल्हाड़ी, आरी, दर्पण, कंघियाँ व उस्तरा आदि प्राप्त हुए। आप चित्र में पत्थर का भाला देख पा रहे होंगे। उस समय जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे, किंतु शायद वो उतनी मजबूत अवस्था में उसे परिष्कृत नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए वो औजारों को पत्थर के रूप में ही बनाते थे। और आप इस पत्थर के भाले को देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि वो औजार प्रायः पत्थर के ही बनाते थे। लेकिन उस समय तक धातुओं का आविष्कार हो चुका था और वो प्रायः कुल्हाड़ी, आरी, दर्पण आदि भी धातुओं के माध्यम से बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत कुशल कारीगर थे। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, ये एक खिलौने नुमा बैलगाड़ी है। शायद यातायात के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। बैलगाड़ी एक आवश्यक साधन के रूप में विकसित की गई थी। उस समय चक्के का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इस तार को खींचने से, ये छोटा सा देखिए तार बना हुआ है इस खिलौने में, इसको खींचने से इस बैल के गले में जो इसका सिर है वो हिलता है और ये बच्चों को आनंद की अवस्था प्रदान करता होगा। तो सोचिए उस समय खिलौनों का आविष्कार भी हो चुका था, अर्थात वो लोग कितने कुशल कारीगर रहे होंगे जो आज के हजारों वर्ष पहले भी खिलौनों का निर्माण करते थे। अब एक नज़र डालते हैं कला और शिल्प के ऊपर। नगर निर्माण कला, जैसे कि अभी हमने पीछे चित्रों में देखा था, इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। इस सभ्यता में उत्तम किस्म के बर्तन भी बनाए जाते थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मोहनजोदड़ो से हमें कुछ बर्तनों की प्राप्ति भी हुई है। हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा के नगरों में भिन्न भिन्न तरीके की कारीगरी की जाती थी। जैसे कि आप एक और चित्र देख रहे हैं, ये एक मूर्ति का चित्र है। अलग अलग वस्तुओं को बनाने वाले अलग अलग कारीगर रहते थे। आप चित्र में देख पा रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है और सिलखड़ी से बनी मूर्ति की प्राप्ति भी हुई है। तो हुई ना भिन्न भिन्न प्रकार की कला। कांसा एक धातु है, उसकी बनी मूर्ति भी प्राप्त हुई है, सिलखड़ी की बनी भी मूर्ति प्राप्त हुई है और इन बर्तनों की प्राप्ति भी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग कारीगर भिन्न भिन्न कलाओं को बनाते थे और उनका प्रचार प्रसार भी बहुत विश्व में अनेकों जगह हमें देखने को मिला है। ऐसे अवशेष हमें अन्य जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। वस्तु विनिमय व व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपनी जीविकोपार्जन के लिए व्यापार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मोहरों जैसी प्रतीत होने वाली पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुओं की प्राप्ति भी हुई है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, तौल व नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग भी किया जाता था। उन दिनों मेसोपोटामिया, इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच में व्यापार होता था। ऐसा हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसी प्रकार की मोहरों की प्राप्ति हमें मेसोपोटामिया, इराक से हुई है। तो ये मोहरें यहाँ से व्यापार के जरिए ही वहाँ पहुँची होंगी। वस्तु विनिमय क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करना वस्तु विनिमय कहलाता है। अर्थात हड़प्पा के निवासी जो भी वस्तुओं का निर्माण करते होंगे उसे मेसोपोटामिया, इराक से व्यापार के दौरान अदल बदल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे और उसके बदले में इन मोहरों को देते होंगे, जिससे कि ये मोहरें मेसोपोटामिया, इराक तक पहुंच गईं। अब व्यापार के क्या क्या लाभ होते हैं? हड़प्पावासी व्यापार करके किन किन लाभों को प्राप्त करते होंगे? आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती होंगी। हड़प्पा के निवासी जो भी वस्तुओं का निर्माण करते होंगे और मेसोपोटामिया, इराक या अन्य देशों से जो भी वस्तुएं बनाई जाती होंगी उनका आदान प्रदान या उनको आपस में वस्तु विनिमय के द्वारा अदल बदल कर एक दूसरे को सुंदर सुंदर और नई नई वस्तुएं मिल जाती होंगी।
एक दूसरे के विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। जब हम कोई वस्तु देंगे तो उसकी कला हमें दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरे व्यक्ति की कला हमारे पास तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हमारे विचारों का भी आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय में भी जानकारी होती है। जब हम व्यापार करते हैं और किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उसके विषय में हमें अनेकों जानकारियाँ नई नई प्राप्त होती हैं। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा पैदावार करेंगे तभी हम उस चीज़ का, उस वस्तु का व्यापार कर पाएंगे। तो हड़प्पा के निवासी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का उत्पादन करके व्यापार कर पाते थे। आप सामने चित्र पर कुछ मोहरे देख रहे होंगे। इनमें संकेत के रूप में लेख लिखे हुए प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं, किंतु इस लिखावट को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग हम कहाँ जानते हैं? बिल्कुल ठीक, ऐसा युग जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ प्राप्त तो हुआ है किंतु उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। इन मोहरों पर आप देख रहे होंगे, ये कुछ अक्षरनुमा लिखे हुए हैं। पाठ 1 में भी हमने इस प्रकार की लिपि को जाना था और ये बताया था कि इतिहास को जानने के ये मोहरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्षेत्र में मिले बंदरगाहों के अवशेषों से मिलता है। जब खुदाई हुई तो बंदरगाह जहाँ भी हैं वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे ये स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी नदी या समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे। लोथल उस समय का मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, जिसको गोदी कहते हैं, मोहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। अर्थात जब कोई मुख्य व्यापारिक नगर होगा तो वहाँ वस्तुएं प्रायः आती होंगी और वहाँ गोदाम का निर्माण भी किया गया है, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि वस्तुओं को वहाँ एकत्र कर रखा जाता होगा और वहाँ से व्यापारियों को उचित मात्रा में भेजा जाता होगा, जिससे कि व्यापार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आप देख रहे हैं ये स्थान, इस स्थान से स्पष्ट होता है कि समुद्र के किनारे से हड़प्पा के निवासी उस समय व्यापार करते थे। नदी तो सिंधु नदी के किनारे तो हमें यह पूरी सभ्यता के अवशेष मिले ही हैं। अब वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती होगी? नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ रही होगी। जैसे कि आपने देखा था, भवनों के निर्माण में उचित प्रकार से नालियाँ बनी हुई थीं, अच्छे भवन थे, पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था, कुशल कारीगरी थी। ये सब काम तभी होंगे जब शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होगी और सुदृढ़ अवस्था में होगी। तो एक अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहाँ की शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ होगी। नगरों का नष्ट होना। हड़प्पा के नगर वर्तमान समय से 4-5 हज़ार साल पहले बने हुए थे और प्राकृतिक आपदा आने के कारण इन नगरों का नष्ट होना माना जाता है। तो इस प्रकार ये विशाल सभ्यता प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई होगी। अब कुछ और भी रोचक तथ्य जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, अर्थात हमारे भारत में इससे पूर्व किसी भी सभ्यता का पता नहीं चला है। सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। इतने सारे रोचक तथ्य हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने। अब एक बार पुनः दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या जाना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, नगर निर्माण की विशेषताएं क्या थीं, कुशल कारीगरी कैसी थी, गोदाम और स्नानागार हमने चित्रों में देखा, कितने समृद्ध और विशाल गोदाम और स्नानागार की प्राप्ति हुई। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का रहन सहन कैसा था, इस बारे में भी हमने आज विस्तार रूप से जाना। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवता और उनका रहन सहन कैसा था, इस बारे में भी हमने आज के अपने इस पाठ के अध्ययन में जाना। काम धंधे, कला व शिल्प, वस्तु विनिमय और व्यापार, ये कितना समृद्ध था हड़प्पा सभ्यता के दौरान, इस बारे में भी हमने चर्चा की। लिखावट, बंदरगाह और शासन व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता में इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने अपने आज इस पाठ में अध्ययन किया और किस प्रकार इतनी समृद्धशाली सभ्यता नष्ट हो गई, इसको भी हमने अपने आज के
इस भाग में जाना। अब करते हैं थोड़ा सा अभ्यास कार्य, जिससे कि हमें एक बार अपने इस पाठ का पुनरावलोकन हो जाए। आपके सामने समूह का और समूह खा दिया हुआ है। एक तरफ समूह का में हड़प्पा, सिंधु, कपास, तांबा, टिमकी मिश्रित धातु, मेसोपोटामिया शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ इराक, कांसा, सूती वस्त्र, नदी और पंजाब इन शब्दों को दिया गया है। अब आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा देखिए मैंने बनाया है, हड़प्पा, ये पंजाब। आपने पढ़ा ही है कि पंजाब प्रांत में जब खुदाई हुई थी तो हमें हड़प्पा सभ्यता की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार सिंधु एक नदी है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, तांबा टिमकी मिश्रित धातु कांसा है और मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। तो समूह का को समूह खा से जोड़े बनाना है। इस अभ्यास कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। अब करते हैं कुछ प्रोजेक्ट कार्य। आपके घर में मिट्टी से बनी भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग होता होगा। उन वस्तुओं की आपको सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनानी है। आपने मिट्टी की वस्तुएं तो देखी होंगी, दीपावली में मिट्टी के दिए भी जलाए होंगे, बहुत सारे मिट्टी के खिलौनों का भी आपने प्रयोग किया गया होगा। आपके गांव में या आपके घर में जो भी मिट्टी की वस्तुएं आपने देखी हों, उन सबको याद करके आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा और उनकी सूची बनानी होगी। उस सूची के सामने आप चित्र बनाकर उन वस्तुओं को दर्शा भी सकते हैं। और एक और कार्य, इन वस्तुओं को कौन बनाता है, अर्थात आपको एक तालिकानुमा बनानी होगी जिसमें उस वस्तु का नाम लिखना है, उसका चित्र बनाना है। यदि चित्र संभव ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ रोचक चित्र बनेंगे तो आपको चित्रकारी का भी मौका मिलेगा और इस कार्य में आपको अच्छा लगेगा। और उन वस्तुओं को कौन बनाता है उसको भी आपको उनके नाम के अनुसार लिखना होगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना होगा। इस पाठ के दूसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। आशा है भाग 1 आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।